अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, दो तरह की बिल्डिंग है हमारे पास, एक है जी फैक्ट्री बिल्डिंग और एक है हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग। ठीक, कहते जी रीवैल्यूएशन करवाई थी हमने तो कंपनी ने क्या किया कि ऑफिस बिल्डिंग तो रीवैल्यू कर ली, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग उन्होंने रीवैल्यू नहीं की। तो एज पर द रिपोर्ट देयर वाज नो चेंज इन द लाइफ। Company revalued the effect of office building at 31st December as per the report. However, no valuation effect was incorporated for the factory building as the change in their value was considered. तो ये कोई ऐसा आर्गूमेंट आया 16 में नहीं है, so it has to be revalued, इसको revalue करना था। मतलब ऑफिस ये इस पे आप रिवैल्यूएशन नहीं करते कि चेंज टेम्परेरी है, जब आपने मॉडल ऑप्ट किया तो फिर आप इसको करेंगे जनाब रीवैल्यू। तो ये एक गलती है इनकी, इन्होंने इसको रीवैल्यू नहीं किया, तो आप उसको रीवैल्यू कर दीजिएगा। ठीक, मतलब आपने रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया लेकिन आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को रीवैल्यू नहीं किया, ऑफिस बिल्डिंग को कर लिया। और आर्गूमेंट ये है कि हमने फैक्ट्री बिल्डिंग इसलिए रीवैल्यू नहीं की क्योंकि चेंज इन वैल्यू इज़ वेरी टेम्परेरी, इसलिए हमने इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो IAS 16 के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल में ऐसी कोई लाइन नहीं मिलती कि आप इस बेसिस पे रीवैल्यूएशन ना करें। सो जब आपने ऑप्ट किया है मॉडल, वट एवर द चेंज यू हैव टू रीवैल्यू। ठीक हो गया, तो ये इन्होंने गलती कर दी है, इसको आप ठीक कर दें, यानी कि उन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं की थी, आपने कर दें जनाब रीवैल्यूएशन। ठीक हो गया नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद जुलाई 2014 क्या हुआ जनाब, एक ऑफिस बिल्डिंग बेच दी उन्होंने 30 मिलियन का डिस्पोजल में। 31 दिसंबर 2013 को रिटर्न डाउन वैल्यू जो थी बिफोर रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग वाज अमाउंटिंग टू रुपीज 27.72 मिलियन एंड 31.92 मिलियन रिस्पेक्टिव। ठीक हो गया जनाब, ये आपको उसने एक आइडिया इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आप कनेक्ट कर सकें कि क्या क्या वैल्यू आपने यूज करनी है। उसके अलावा जनाब 31 दिसंबर factory building revalued to 64 where there was no change in the value of the office building. OCL used straight line method of depreciation which is charged from the date of the asset is available for use up to the date of disposal, and revaluation to be accounted for using the net replacement value method. तो आपने करना क्या है जनाब, you just have to pass the entries, जर्नल ओपन करें अपनी कॉपी पे जर्नल, और एक एक करके एंट्री जो है वो करते जाए। स्टार्ट करें, स्टार्ट अप, ओपन अप द नोटबुक, फॉर्मेट बनाए जर्नल, और उसके साथ लिखें डेट, पर्टिकुलर्स, और वही दो कॉलम बनाए डेबिट और क्रेडिट। पहले फैक्ट्री बिल्डिंग को डील कर लें, फिर ऑफिस बिल्डिंग को देख लेंगे। आपको डाटा के अंदर वो आपको बता रहा है कि जी फैक्ट्री बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है 20 साल, 100 की इसकी कॉस्ट, 37.5 is the depreciation up to 31st December 2013, और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी 52। दैट वाज द स्टोरी। चलो पास करें जनाब, एंट्रीज पास करें। सबसे पहले क्या होगा, इसको रीवैल्यू करना है। आपने उन्होंने रीवैल्यू नहीं किया लास्ट ईयर एंड पे, अब आपने इसको रीवैल्यू कर। जनाब सबसे पहली एंट्री आई होप आप सब ने कर ली होगी, होनी तो ये दिसंबर 13 में चाहिए थी, लेकिन चूंकि उस वक्त उन्होंने नहीं की, तो अब आप कब कर रहे हैं, दिसंबर 2014 में। ठीक हो गया, तो एंट्री वही है। क्या एंट्री बनेगी, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट
कैंसिल करते जनाब इसको। टू बिल्डिंग कितने की है जनाब हमारे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये जनाब हमारे पास 37.5 37.5 पहली एंट्री आ गई हमारे पास 37.5। अलग अलग कर लो, टेंशन हो रही ज़्यादा तो ज़्यादा आसान कर लें, कंबाइन ना करें, एंट्रीज अलग अलग कर लें, ठीक होगी। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, हम देखेंगे जनाब इसकी फेयर वैल्यू उस दिन कितनी थी, वो हमें बताता है 52 थी, 52 फेयर वैल्यू वाज 52। कैरिंग वैल्यू कितनी बन रही है 100 माइनस 37.5 62.5 और 52 कितना बन गया 10.5। इंक्रीज आया कि डिक्रीज, हम कहते हैं डिक्रीज आ गया। किसको चार्ज होना चाहिए था, तो पी एंड एल तो 2013 तो गुजर गया हुआ, तो अब प्रॉफिट कहाँ पे पड़े होते हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में पड़े होते हैं। तो किसको चार्ज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि 2013 में तो हमने एंट्री करते तो हम पी एंड एल को ही चार्ज करते। लेकिन अब हम जब 2014 में हैं तो हमें पता है कि पुराने प्रॉफिट्स किस अकाउंट में पड़े होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो हम किसको चार्ज कर देंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स। सो क्या एंट्री हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट टू बिल्डिंग, कितने से जनाब 10.5। अब अगर हम इसको कंबाइन करते तब भी हम बिल्कुल आराम से कर सकते थे। क्या करते हैं हम एंट्री, सबसे पहले हमें पता है क्या होना था, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 37.5। फिर हम क्या कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, लेकिन किस वक्त, जब इंक्रीज होना था, अब वो इंक्रीज हुआ ही नहीं, देयर इज नो इंक्रीज, ऐसे ही अब इंक्रीज नहीं हुआ तो हमने देखा कि कैरिंग वैल्यू और जो फेयर वैल्यू उसमें कितने का फर्क है 10.5, रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो किसको चार्ज करना है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस को, लेकिन वो हम चूंकि एक साल आगे आ चुके हैं तो हम कहते हैं इधर कर देते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितने से 10.5, अब दोनों को प्लस कर लें, चलो ये दोनों एंट्रीज कंबाइन होगी, इकट्ठी भी कर सकते हैं, ठीक। पहले भी अब ये कह रहे हैं कि रीवैल्यूएशन सबसे पहले डेप्रिसिएशन निल कर दें, फिर जो मूवमेंट है उसे एसेट को बढ़ा दें या कम कर दें। तो ये हमने पहले रीवैल्यूएशन कर ली, लेकिन ये होनी कब थी, 31 दिसंबर 2013 में, लेकिन उन्होंने की नहीं उस वक्त। अब आप यही काम कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2014, ठीक हो गया। अब यकम जनवरी आया 2014, आपने बिल्डिंग की वैल्यू को क्या कर दिया, अब फैक्ट्री बिल्डिंग को 52 पर ले आए, इज ऑन 52, ठीक हो गया। अब एंट्री कब होगी, हम कहते हैं अब हमारे पास ईयर एंड पे फिर रीवैल्यूएशन, कितने की है उसकी वैल्यू अब ईयर एंड पे दिसंबर 2014 में, इट्स 64, ऐसे ही 64 है इसकी वैल्यू। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक साल डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से आएगी डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, कितनी आई, कैसे निकालेंगे हमें डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूड अमाउंट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, कितने साल गुजर चुके हैं, 7.5 साल गुजर चुके हैं, कैसे निकाला, ठीक हो गया। कितनी कॉस्ट थी इसकी 100, यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी 20 ईयर्स, 100 को 20 से डिवाइड करें कितना आया पर ईयर 5। इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन हर साल कितनी चार्ज हो रही थी 5, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन पे कितनी अमाउंट पड़ी है 37.5 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब है 7.5 ईयर्स गुजर चुके हैं, इट हैज बीन पास। टोटल लाइफ कितनी है इसकी 20 माइनस 7.5, सो दैट इज द रिमेनिंग ईयर्स। ओरिजिनली एसेट कितने का खरीदा गया था 100, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा था, नील रेजिडुअल वैल्यू,
तो पर ये डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होगी रीवैल्यूएशन से पहले? 5 आ रही होगी। 100 डिवाइड बाई 20, इसका मतलब हर साल 5 की डेप्रिसिएशन। और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितनी डेप्रिसिएशन जमा हो चुकी है? 37.5, 37.5। तो 37.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो आपके पास एज ऑफ द एसेट आ जाएगी कि कितने साल हो चुके हैं। वो कितने साल हो चुके हैं जनाब? 7.5 साल। तो टोटल लाइफ में 7.5 साल माइनस करते हैं, बाकी क्या बचेगा? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज 12.20 minus 7.5 gives you 12.5. That is the remaining useful life. किस वक्त? 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। यानी कि जब हम 2014 की डेप्रिसिएशन लेंगे तो कैसे निकलेगी? 52 डिवाइडेड बाय 12.5, 4.16. It is the depreciation for the year. Done? 4.16 ले लेना। अब क्या कर दें? 31 दिसंबर 2014 आ गया, अब इसको फिर रीवैल्यू कर दें। किस पे रीवैल्यू करना? 64 पे रीवैल्यू करना। 64 तो कितनी है जी इसकी कैरिंग वैल्यू? कितनी है? तो हम कहते हैं जी कैरिंग वैल्यू है 52 माइनस 4.16, कितना आ गया? 47.84। ठीक हो गया। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी? 64। कितने का चेंज आ गया? 16.16 का इंक्रीज आ गया। अब आपने ये रिकॉर्ड कर 16.16। सही हो गया। तो सबसे पहले क्या करना जनाब? हमने फिर इसको जीरो कर देना। किसको? अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। accumulated depreciation account debit with 4.16। अब एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या होना है? क्रेडिट। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यार यहाँ पर जिस एसेट को हम डील कर रहे हैं वो एक ऐसा एसेट है जिस पे अभी हमने लॉस चार्ज किया। कितना लॉस चार्ज किया? 10.5 पिछले साल के एंड पे। सही हो गया। इसका मतलब पहले क्रेडिट किसको जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस को। कितना? तो हम कहते हैं 10.5 डिवाइडेड बाय 7.5 ईयर, तो ये पर ईयर वो हो जाएगा रियलाइजेशन। कितना आता है? 10.5 डिवाइडेड बाय 7.5 कितना आता है? 1.4। तो रिमेनिंग लॉस कितना रहेगा जो रिवर्स हो सकता है? 9.1। समझ आ गया? ये वही कल वाला रूल। रियलाइजेशन हो या लॉस की रिड्यूस डेप्रिसिएशन की सूरत में। देखिए कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? 4.16। पहले कितनी आ रही थी? 5, बस 5। ठीक हो गया। तो ये 5 आ रही थी पहले, तो ये तो 0.94 का है। 10.5 डिवाइडेड बाय 7.5 ईयर्स और 12.5 करना है ना। सो 12.5 कितना आता है? 0.84। कितना है भाई? कैसे हमने इस एरर को पकड़ा? ये हम साथ में हमेशा क्रॉस चेक करते हैं। हमारी डेफिसिट कितनी आई? 4.16। तो पहले कितनी आ रही थी? 5। तो जो फर्क है बेसिकली वही है। तो आपने देखा जनाब के फर्क, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू भी आ रही थी? 1.4। तो आपस में मैच नहीं कर रही। तो कैसे पता चला जनाब? हमने डिनोमिनेटर गलत यूज कर लिया, हमने यूज्ड लाइफ यूज कर। हालांकि यहाँ पे कौन सी आनी है? रिमेनिंग यूजफुल। सो 12.5 इट मींस पर ईयर रियलाइजेशन थी 0.84। तो मैक्सिमम क्रेडिट जो P&L को जा सकता है वो कितना है? टू 9.66। और हमने कितना इंक्रीज रिकॉर्ड करना है? 16.16। इसका मतलब है 16.16 माइनस 9.66 कितना चला जाएगा? टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितना आ गया? 6.5। अब इन दोनों को आप
ऐड करें और बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग कितना आता है 12, 12 तो 52 है पहले हमारे पास, प्लस 12 इज इक्वल टू 64। ठीक हो गया जनाब। ये आ गया हमारे पास फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग, अब आप देखें इसमें नई बात क्या डाली एग्जामिनर ने, वही पुराना कॉन्सेप्ट है वंस अगेन, एक दफ़ा लॉस है फिर उसका इंक्रीज है। इसमें दो नई बातें, एक उसने कहा रीवैल्यूएशन हम पिछले साल नहीं कर पाए थे, आप इस साल कर, ठीक हो गया, पहली नई बात। दूसरी, उसने आपको यूज्ड लाइफ नहीं बताई, कितनी साल गुजर चुकी, वो उसने आपके लिए एक एग्जाम ट्विस्ट रख दिया कि देखते हैं कि जनाब कौन कैलकुलेट करता है रिमेनिंग यूजफुल। तो क्लू क्या है जनाब कि आपको सिंपली पता है कि जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पे बैलेंस होता है, इट शोज द एज ऑफ द एसेट, कितना पुराना हो गया वो, कितने साल गुजर चुके हैं। तो अगर आप बैलेंस को डिवाइड कर दें पर ये डेप्रिसिएशन से, तो एज ऑफ द एसेट आ जाता है कि इतने साल हो चुके हैं जनाब, इतना पुराना हो गया एसेट। तो टोटल लाइफ में से आप उसको माइनस कर दें तो दैट्स वी गेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो ये एक नई बात जो एग्जामिनर ने रखी। ये हमारे पास होगी फैक्ट्री बिल्डिंग। अब आप आएंगे जनाब दूसरी बिल्डिंग पे, और वो कौन सी है जी, ऑफिस बिल्डिंग। मेक एन ऑफिस बिल्डिंग। उसी तरह जर्नल बना लें जनाब, उसकी रिवैल्यूएशन उन्होंने कर दी हुई है, ऐसे ही है ना। डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। चलें, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग के बारे में ये कह रहे हैं कि ऑफिस बिल्डिंग की मैनेजमेंट ने रिवैल्यूएशन कर दी थी, लेकिन इसमें दूसरे चेंजेस जो है वो कहें जनाब। जुलाई 2014 को एक बिल्डिंग बेच दी गई, आपने बेची है जनाब, कितने की, 30 मिलियन की बेची है। इसकी कैरिंग वैल्यू थी बिफोर रीवैल्यूएशन 27.72 और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी जनाब 31.92। चले जनाब करें जी। जनाब आपने बेसिक कैलकुलेशन सारी कर ली होगी अभी तक, जैसे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितनी है, 21 साल आपने कैलकुलेट कर ली होगी। रीवैल्यूएशन कितना है इस ऑफिस बिल्डिंग पर ऑलरेडी, पिछले साल हुई है ना रीवैल्यूएशन, 31 दिसंबर 2013 को रीवैल्यूएशन हुई। कितना रिजर्व पड़ा है वहां पे, वो इसने नहीं बताया, वो आपको अपनी वर्किंग में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना रिजर्व पड़ा वो वो नहीं निकाला। रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना पड़ा आपके पास, हाउ मच, हम कैलकुलेट कर लेंगे जनाब कैसे। 164.5 और 26.32 ये इसकी कैरिंग वैल्यू थी, ऐसे ही है, और 149.94 ये इसकी फेयर वैल्यू थी। इनका डिफरेंस कितना आता है, 11.76। तो ये जस्ट वर्किंग है हमारे पास, और वर्किंग में हम देख रहे हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना आता है, 11 एट द स्टार्ट, ये हमारे पास है, और रिमेनिंग लाइफ है इसकी 21 साल। अब सबसे पहली एंट्री किस दिन होगी, जब आपने बिल्डिंग का एक पीस बेच दिया, सेल कर दी, तो डिस्पोजल की एंट्री होगी, ठीक है। सबसे पहले आपने डिस्पोजल की एंट्री करनी है, ये किस दिन हो रही है, 1 जुलाई 2014 को। तो 1 जुलाई 2014 को सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, और क्या करेंगे, पहले आप उस पीस ऑफ बिल्डिंग को 6 माह आगे डेप्रिसिएट करके लाएंगे। उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, तो रीवैल्यूड अमाउंट उसकी कितनी है, उस 31 पॉइंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 21 साल इंटू 6/12, ये उसकी डेप्रिसिएशन है जिस बिल्डिंग को आपने 6 माह बाद बेचा। पहले आप उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें, क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
to accumulated depreciation 0.76 ऐसे डेप्रिसिएट कर लिया। अब इस के रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व कर लेते। अब इस बिल्डिंग को आपने 6 माह डेप्रिसिएट किया है तो हमें पता है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व ने क्या होना है, रियलाइज हो गया। अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं, चूंकि हम इसको बेच रहे हैं तो इकट्ठे ही कर देंगे रियलाइज। ऐसे ही है। अब आप इसको बेच ले पहले। सोल्ड द बिल्डिंग। कितने की बिक गई बिल्डिंग? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 30। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 31 टू बिल्डिंग 31.92। 31.92 accumulated depreciation डेबिट कितने थे जनाब? 0.76। दोनों का डिफरेंशियल कैलकुलेट करें कितना आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश हमने डेबिट कर लिया जितने की बेची, जो बिल्डिंग बेची उसकी वैल्यू है हमारे पास अकाउंट में 31.92 से उसको क्रेडिट करके खत्म। और उस पर आज तक आप 6 माह की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं 0.76, उसको डेबिट करके खत्म। अब 30.76 और 31.92 का डिफरेंशियल कितना आता है? 1 पॉइंट। ये किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन डिस्पोजल। नहीं ना, ये पीस ऑफ बिल्डिंग बिक गया, इससे रिलेटेड जितनी भी रीवैल्यूएशन है वो रियलाइज कर ली। इसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी 31.92 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है वो भी इसने बताई हुई है आपको स्टार्ट ऑफ द ईयर 27.72, 27.72। कितना आ गया? इसका मतलब है इस पीस ऑफ बिल्डिंग से जो रीवैल्यूएशन रिजर्व रिलेट करता है वो है 4.2। अब चूंकि ये बिल्डिंग बिक गई है तो सारे का सारा रिजर्व क्या हो गया है? रियलाइज हो गया। इट हैज बीन रियलाइज। तो एंट्री क्या करते? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट टू revaluation reserve 4.2 4.2। नहीं जनाब, ये सारी एंट्रीज आपने कब कर दी हैं? 1 जुलाई 2014 को। किसकी है? डिस्पोजल ऑफ द बिल्डिंग। पहले आपने उसकी 6 माह की डेप्रिसिएशन ली, पुरानी एंट्री हम जानते हैं जनाब, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड। फिर आपने उसको डी रिकग्नाइज कर दी। 30 मिलियन का कैश का इनफ्लो है, कैश डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, उससे रिलेटेड अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिफरेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में चला। सही हो गया जनाब? वो कितना आ गया? लॉस ऑन डिस्पोजल 1.16। तीसरी एंट्री आपकी है रियलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। जो पीस ऑफ बिल्डिंग आपने बेच दिया उससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन आपने क्या कर लिया है? रियलाइज कर लिया। सो रिटेन्ड अर्निंग्स, और उल्टी कर दी एंट्री हमने। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ले जनाब, रियलाइज हो। अब आप कहेंगे किस डेट पे? 31 दिसंबर 2014। क्या करना है? रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग आपने डेप्रिसिएट करनी है और रीवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज करनी है। 2 एंट्रीज करनी है। तो बाकी बिल्डिंग अब ये रीवैल्यूएशन रिजर्व में से कितना आपने रियलाइज कर लिया? 4.2। तो इट्स बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग से रिलेट कर। सही हो गया? डेप्रिसिएशन ले लें जनाब, वही पुरानी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमारे पास टोटल बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी थी? 149.94, ऐसे ही 149.49। इसमें से हमने 31.92 ये बेच दिया, बाकी क्या बच गया? 0.5 डिवाइडेड बाय 21, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 5.6, 5.6। डेप्रिसिएशन टू अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.6 डेप्रिसिएशन होगी। अब आप
रियलाइजेशन कर लें जनाब। रिवैल्यूएशन रिजर्व के कितना बच गया रिवैल्यूएशन रिजर्व? 11.76 माइनस 4.2 है जी, 7.56 डिवाइडेड बाय 21। 0. वो कहता है इस ईयर एंड पे ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब है जो एक और एंट्री पॉसिबल हो सकती थी रीवैल्यूएशन की वो नहीं हुई। ठीक हो गया। अब ये ऑफिस बिल्डिंग भी होगी। अब रिमेनिंग बैलेंसेस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट, बनाए क्या बने? इसी सवाल, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। फॉर द ईयर एंडिंग 2014, दिसंबर 2014। Prepare the financial statement extract for the year ending 31st December 2014। हो गया कि नहीं हुआ? अब देखें आप लोग जो है, ये आपके सामने एंट्रीज पड़ी। अब देखें जरा, कैलकुलेटर पकड़े, जस्ट टेक योर कैलकुलेटर, अपना अपना कैलकुलेटर पकड़े आप। पहले हम बात करते हैं किसकी? फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक होगी। स्टोरी कहाँ से शुरू होनी है? स्टोरी शुरू होनी है, हमने इसको रीवैल्यू कर लिया ऐसे इस साल के शुरू में, यानी कि 52 पे आ गई। ऐसे ही ये सब कुछ करने के बाद बिल्डिंग किस पे है? 52 पे। अगर आप उसको वहां से उठाएं, जैसे यहां पर जो वैल्यू लिखी है दैट इज 100, 100 से शुरू करें अगर हम बात। अब आप कैलकुलेटर पे टाइप करें 100, 100। बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट मीन्स -37.5। अब करते जाएं, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट मीन्स -10.5। आपके कैलकुलेटर पे 52 आ रहा होगा ऐसे। फिर आपने इस साल की डेप्रिसिएशन ली है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया ऐसे ही। ठीक, अब इसमें बिल्डिंग हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इसके बाद हमने एंट्री किया बिल्डिंग डेबिट विद 12, प्लस करें 12, 64, 864। अच्छा, अब एसओएफपी में हम किस पे लिखते हैं वैल्यू को? वैल्यूएशन माइनस अकामुलेटेड 64 आ गई वैल्यूएशन। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे पास? तब कहते हैं जनाब प्रीवियसली क्रेडिट थी, आपने यहाँ पे डेबिट किया, नील हो गई, 0 हो गई। फिर हमारे पास 4.16, सो 64 माइनस 4.16 ऐसे। हाँ सॉरी, ये बाद में रिवर्स भी होगी। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब फिर नील हो गई। इसका मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी आनी है इसकी? ये कौन सी बिल्डिंग थी? फैक्ट्री बिल्डिंग। तो इधर हम लिख देंगे 6.64। अच्छा, अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पर हमने 0 कर दी। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सपेंस ये ले लेंगे, और दूसरा कौन सा ले लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस 9.66। ठीक, क्रेडिट हो गया। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई? डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 4.16। रिवर्सल ऑफ लॉस कितना रिवर्स हुआ? 9.66। क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, इसके साथ आप क्रेडिट लिख देंगे तो क्रेडिट आ गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारे पास कितना है? 6.5। ये किधर लिखना है एसओएफपी में? इक्विटी के अंदर। रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? 6.4, सॉरी 5, 6.5। ये वाली साइड पूरी हो गई। अब आप इधर से आ जाए जरा। डेप्रिसिएशन कितनी है? 0.768। पहले ये ले लें, एक्सपेंस यहां से शुरू कर लें, 0.76। फिर आगे आते हैं हम, डेप्रिसिएशन किधर है जनाब? 5.6। दोनों को प्लस करें, 5.6 प्लस 0.76,
डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग 0.76 प्लस 5.6 कितना बन गया? 6.36। ये डेप्रिसिएशन आ गया, सही हो गया। फिर जी हमारे पास आपके पास दूसरा अकाउंट है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक, 0.76 से क्रेडिट है नंबर एक। फिर आपके पास क्रेडिट है ये 5.6 से, यानी कि वही वैल्यू है, ठीक। आप इसकी जब नेट बुक वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बन जाएगी? तो हमारे पास बन जाएगी जनाब, है जी, हमारे पास साल का शुरू है वैल्यू 149.49, यही वैल्यू थी, ऐसे ही है ना। इसमें से हमने डिस्पोजल निकाल दिया 31.92, बाकी बच गया 117.57। इसमें से अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, 0.76 एक है, फिर उसके बाद कौन सी है जनाब, फिर जीरो हो गया, और बाकी बचा हमारे पास 5.6। तो इसमें से माइनस कर दें जी 5.6, कितना आ गया? 111.97। ये आ गया बैलेंस शीट के अंदर ऑफिस बिल्डिंग 111.97। फिर इसको बेचा आपने, इस पे लॉस आ गया जी हमारे पास, लॉस ऑन डिस्पोजल 1.16, 1.16, ठीक हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व रिमेनिंग कितना बच गया हुआ हमारे पास? 7.56, ये बच गया था, माइनस 0.36, बाकी कितना बच गया? 7.2, ऐसे ही है, बस खत्म हो गया सब, एक्सट्रैक्ट बन गया। मतलब अगर आपको एंट्रीज आप कर सकते हैं, अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो फिर ये भी आना चाहिए, अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपको ये भी आना चाहिए। दोनों एक ही बात, एक ही डाटा को, एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जर्नल बनाया जा रहा है, इट मीन्स अकाउंट फॉर किया जा रहा है, ये क्या है? ये आप रिपोर्ट कर रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही चीजें जो आपने जर्नल में पास की, ठीक। तो ये दोनों तरह से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, वो आपसे जर्नल भी प्रिपेयर करवा सकता है, वो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी बनवा सकता है एक ही सवाल के अंदर, ठीक हो गया जनाब। ये जी हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने घर जाके आज सबने नीट सवाल कर लिए थे? कल जब मैंने कहा था इतने इतने सवाल किए, कर लिए थे नीट? तो अब आपने जनाब एक काम करना, एक होम असाइनमेंट है जो आपने उसको देनी है आपको, ठीक। आपने सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, बस 7 और 6, और आप कीजिएगा दो ही बड़े,